नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्लेन क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर। अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी, हादसे वाली जगह का दौरा किया, अस्पताल में घायलों से भी मिले, गुजरात के सीएम भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, हादसे वाली जगह का दौरा किया है, अस्पताल में घायलों से भी वो मिले हैं, गुजरात के सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी लगातार निरीक्षण करते हुए घटनास्थल पर वो पहुंचे, यहां पर देखा किस तरह से यह हादसा हुआ, पूरी जानकारी वो ले रहे हैं और मौका वारदात पर ये पहुंचे। घटनास्थल की तस्वीरें हैं जहां पर देख सकते हैं किस तरह से जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स थे वो यहीं इसी मेस के आसपास खाना खा रहे थे और यहीं उनका हॉस्टल भी है, तो काफ़ी छात्र इस दौरान यहाँ मौजूद थे। लेकिन इस बिल्डिंग में किस तरह से ये विमान है वो एंटर कर जाता है और अभी भी ये हिस्सा जो विमान का है वो इसी बिल्डिंग में फंसा हुआ है और ये उस बिल्डिंग की हालत है जिसके ऊपर ये टुकड़ा गिरता है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी बिल्डिंग स्वाहा हो चुकी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ होगा जब ये विमान इस बिल्डिंग से टकराकर यहाँ पर उसके कुछ हिस्से टूटकर गिर जाते हैं और एक हिस्सा विमान का इस बिल्डिंग में फंसा हुआ भी है। तो ये देखिए ये हालत हो गई है बिल्डिंग की। ये है मेडिकल का कॉलेज और यहाँ पर 3 हॉस्टल्स थे जो इस हादसे की जद में आए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई डॉक्टर्स भी घायल हुए हैं, कई की मौत हो गई है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी पल पल का अपडेट यहाँ पर ले रहे हैं और हादसे वाली जगह का उन्होंने दौरा किया है। तो अस्पताल में घायलों से भी मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये तस्वीरें देखकर खुद प्रधानमंत्री मोदी समझ रहे हैं कि आखिर कितना भयावह यह हादसा था और यहाँ पर अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसको लेकर भी जो बात सामने आ रही है, क्योंकि एक कमेटी का गठन तो हो गया है जो ये जांच करेगी कि आखिर कैसे हुआ यह हादसा। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ड्रीम लाइनर के साथ ऐसा हादसा क्यों हुआ और किस वजह से ये हुआ है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। 12 साल पहले ही ड्रीम लाइनर को ख़रीदा गया था, बोइंग कंपनी से इस विमान को ख़रीदा गया था इस भरोसे के साथ कि एक बेहतरीन विमान निकलेगा, लेकिन हादसे का शिकार हो जाता है। तकरीबन 241 जो जानें हैं वो चली जाती हैं और लगभग एक भी व्यक्ति इसमें बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति हाँ ज़रूर इस हादसे में बचा है, लेकिन तकरीबन जो 242 यात्री थे उनमें से 241 लोगों की मौत हो जाती है। टेक ऑफ करते हुए ही यह हादसा हो जाता है। 39वें सेकंड में ये विमान हादसे का शिकार हो जाता है। सवाल ये है कि आखिर क्या खामी रही होगी कि टेक ऑफ करते हुए क्या दिक्कत ऐसी आई जो कि कंट्रोल नहीं हो पाई और इस हादसे की वजह बनी। तो फिलहाल ये तस्वीर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें हैं किस तरह से यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया है, जलकर खाक हो गया है। और इन तस्वीरों को समझने की प्रधानमंत्री मोदी भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिस भरोसे के साथ इस ड्रीम लाइनर को खरीदा गया था कि किसी हादसे का शिकार नहीं होगा, एक बेहतरीन विमानों की लिस्ट में शुमार था, लेकिन अब इस जगह को देखकर वो भी सोच रहे हैं कि आखिर कमी और खामी कहाँ रही। तो प्लेन क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मौके का मुआयना फिलहाल किया जा रहा है। पीएम मोदी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आगे भी उनकी बैठकों का दौर चलेगा क्योंकि लगातार एक उच्च स्तरीय कमेटी की गठन की बात भी सामने आ रही है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन हो गया है। विशेषज्ञों की टीम प्लेन क्रैश की जांच करेगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है अहमदाबाद हादसे से जुड़ी हुई, जहां पर अब एक जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है। विशेषज्ञों की टीम प्लेन क्रैश की जांच करेगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है आखिर कैसे हुआ यह हादसा, कहां पर खामी पाई गई और किस तरह से उस कमी को दूर किया जा सकता था, समय रहते लोगों की जान बचाई जा सकती थी, आखिर किस पॉइंट पर चूक हुई है। ये तमाम पहलुओं पर गौर करेगी ये उच्च स्तरीय समिति जिसका गठन किया गया है। विशेषज्ञों की टीम इसमें शामिल है जो कि प्लेन क्रैश की जांच करेगी। और वहीं AI-171 विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, क्रैश में मारे गए लोगों की शिनाख्त चुनौती बन गई है। शिनाख्त के लिए डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। सिविल अस्पताल में रखे गए यात्रियों के शव। विमान हादसे की 2 उच्च स्तरीय जांच शुरू हो चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय समिति कर रही है जांच और हादसे की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो सिविल अस्पताल में यात्रियों के शव रखे गए हैं, लेकिन बड़ी चुनौती है इन शवों को पहचानना। बताया जा रहा है कि 241 शवों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। बुरी तरह से ये शव जल चुके हैं, किसी का धड़ नहीं है, किसी का सिर नहीं है। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो ये भयावह तस्वीरें रूह कांप आ जाएंगी। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और जहां पर यह हादसा
हादसा हुआ है, जहां पर ये मलबा गिरा है, वहीं से इन शवों को निकालना एक चुनौती इस वक्त रेस्क्यू टीम के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसमें कई मासूम बच्चे भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। किस तरह से एक एक शव की शिनाख्त की जाएगी, उन्हें निकाला जाएगा, एक बड़ी चुनौती के रूप में इस वक्त सामने आ रहा है। वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई, कई परिवारों की खुशियां छिन गई। विमान में खुशी से सवार होने वाले लोगों को शायद पता नहीं होगा कि उनकी आखिरी फ्लाइट होगी। आखिर ये हादसा हुआ कैसे? विमान में तकनीकी खराबी थी तो विमान को टेक ऑफ क्यों किया गया? क्या विमान की जांच सही से नहीं की गई थी? ये तमाम सवाल है। देखिए, ड्रीमलाइनर को सबसे सुरक्षित विमान माना जाता है और ये वही विमान है जो कार्बन फाइबर से बना, हल्का और स्मार्ट माना जाता था, पर इंजन, वायरिंग और ऑटोमेटिक सिस्टम की विफलता ने दिखा दिया कि तकनीक भी तब तक ही भरोसेमंद है जब तक वो इंसान की तरह सोचती है। इस हादसे के बाद ये विमान काफी चर्चा में है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर का नाम 5 लाख लोगों की पसंद से चुना गया था। जी हाँ, इस विमान का नाम ड्रीमलाइनर एक ग्लोबल ऑनलाइन वोटिंग के बाद रखा गया, लेकिन बोइंग का ये ड्रीमलाइनर डेथ लाइनर बन गया। इस विमान का विवादों से पुराना नाता रहा है। इसकी खामियों के बारे में टाइम टाइम पर चर्चा होती है, कभी बैटरी में आग, कभी बनावट पर सवाल। साल 2012 में एयर इंडिया ने अमेरिका के साउथ कैरोलिना में बोइंग की फैसिलिटी से अपना पहला 7878 ड्रीमलाइनर लिया और आज एयर इंडिया के पास 27 बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर है, जो दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों से इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ान भरते हैं। लेकिन अगर ये सुरक्षित नहीं है तो फिर ड्रीमलाइनर का संचालन क्यों होता है? तो ये सवाल उठ रहे हैं ड्रीमलाइनर को लेकर कि आखिर इतनी खामियां होने के बाद ये संचालित क्यों किया जा रहा है, और इतना बड़ा हादसा अगर इसमें हो जाता है तो अब वाकई ये सोचने की जरूरत है कि जो बाकी ड्रीमलाइनर भारत ने खरीदे हैं उनको लेकर क्या किया जाएगा। और वहीं अहमदाबाद में प्लेन क्रैश पर बड़ी बैठक हो रही है। हादसे को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री। बैठक में कई मंत्री और अधिकारी मौजूद है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश पर बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में कई मंत्री अधिकारी मौजूद हैं। समीक्षा बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी समीक्षा कर रहे हैं आखिर कैसे यह हादसा हुआ। हिंदी में बताइए, क्या कौन कौन थे? मेरी लड़की और मेरी मम्मी दोनों। कहाँ रहती है? पहली बार जा रही थी क्या है? हम लोग वहीं मेस में ही काम करते हैं, अच्छा, खाना बनाने का। हम टिफिन सर्विस का करते हैं। हम टिफिन लेके निकल गए, मम्मी लोग खाना बना रहे थे। देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और मेस में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ लोगों की जानें यहाँ भी गई है। उनके परिवारजनों की पीड़ा भी साफ देखी जा सकती है। और ऐसे ही एक व्यक्ति जिन्होंने जिक्र किया कि उनकी माता जी और उनकी बेटी इस हादसे का शिकार हुई हैं, तो नुकसान काफ़ी हुआ है इसमें। सिर्फ प्लेन क्रैश में वो यात्री ही शामिल नहीं है जिनकी मौत हुई है, बल्कि वो लोग भी शामिल है जिस बिल्डिंग पर ये प्लेन गिरा है। तो बैठक में कई मंत्री और अधिकारी मौजूद हैं। अब इस मामले की जांच की जा रही है। तो बैठक फिलहाल हो रही है, समीक्षा बैठक ये है। बैठक में कई मंत्री अधिकारी मौजूद है। ये बड़ी खबर, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश पर बड़ी बैठक की जा रही है। हादसे को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो बैठक में कई मंत्री और अधिकारी मौजूद है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस विमान में कमी और खामी कहाँ थी, जिसको लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। ये बैठक में कई मंत्री मौजूद हैं और अधिकारी मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि आखिर कहां पर, किस लेवल पर कमी रही है। और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप मिश्रा जी जुड़ गए हैं। संदीप जी, देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा हादसा तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर ड्रीमलाइनर की अगर हम बात करते हैं तो ये अब सवालों के घेरे में आ चुका है, क्योंकि भारत ने कई और ड्रीमलाइनर्स भी खरीदे हुए हैं। उनका भविष्य क्या होगा? क्या उनकी भी अब एक बार जांच पड़ताल कराई जाएगी? नहीं, देखिए, जब तक ब्लैक बॉक्स के हिस्ट्री निकल के सामने नहीं आती है कि क्या कारण रहा है इसके पीछे, जो है क्या मतलब कहीं पायलट की गलती रही है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको हम कह सकते हैं कि जो एआई सिस्टम है उसमें कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें हुई, तो इस कंक्लूजन पे पहुंच जाना या ड्रीम लाइनर को कैंसिल करना कि भाई इसकी
सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, हमें लगता है कि यह बहुत जल्दीबाजी होगा इस तरह से किसी नतीजे पे पहुंचना। अभी भी मान सकते हैं कि हवाई यात्रा जो है एक सुरक्षित यात्रा है और भारतीय एयरपोर्ट जो एक हाई स्टैंडर्ड है वर्ल्ड का उसको मेंटेन करते हैं, और हमने छलांग भी लड़ाई लगाई है स्टैंडर्ड्स के मामले में, 50 पॉइंट हम ऊपर आए हैं। तो ना ही हम कहीं एटीसी से कोई चूक के बारे में कह सकते हैं, ड्रीम लाइनर को भी इस तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई रिपोर्ट नहीं सामने आ जाती है, जब तक ब्लैक बॉक्स डेटा से कोई ऐसी चीज निकल के नहीं आती है जिसमें उसमें टेक्निकल फ्लैग या कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि यह अभी ड्रीम लाइनर को कैंसिल करने के पॉइंट पे हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि जो घटना हुई है यह बहुत दुखद है, और इस स्थिति में जो है जो ग्राउंड स्टाफ रहा, मतलब जो प्लेन में यात्रा नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है। तो यह दुख का क्षण है और इस समय हमें उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और सांत्वना देनी चाहिए उनके परिवारों को, जिन लोगों ने अचानक अपने परिवार को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरे के पूरे परिवार को खो दिया है, उनके लिए संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। और ड्रीम लाइनर के बारे में कुछ भी अभी फाइनल हमें बोलने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आज मार्केट से पूरी इकोनॉमी गवर्न हो रही है, और इस तरह से अगर लोगों में कमेंट हुए और कुछ चीज़ें हुई तो कंपनी और कहीं किसी भी बिजनेस को एक बहुत बड़ा घाटा होता है। चाहे हम टाटा के एयर इंडिया के बारे में भी हमें बोलने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि एयर इंडिया एक मोटिवेटेड है इस ब्रांड के लिए। आपको पता होगा कि टाटा ने इस को इस्टेब्लिश किया था और फिर टाटा ने ही एयर इंडिया को खरीदा अपने इमोशन कनेक्ट होने के नाते। तो किसी भी नतीजे पे हमें ड्रीमलाइनर को और एयर इंडिया को ब्लेम करने की बजाय अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए कि क्या आउटकम आता है ब्लैक बॉक्स डेटा से निकल करके जनता के बीच या एजेंसीज के बीच जो है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ संवाददाता दृष्टि गुप्ता भी बनी हुई है। दृष्टि, अगर फिलहाल अभी अपडेट्स की बात करें तो क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मौके पर पहुंचे हुए हैं, मुआयना कर रहे हैं, अभी उनकी एक बैठक भी हो रही है, हाई लेवल ये बैठक है जिसमें अधिकारी और मंत्री भी शामिल हैं, और क्या जानकारी? ये बहुत पहले से तय था कि प्रधानमंत्री मोदी पहले साइट का दौरा करेंगे, उसके बाद अस्पताल जाएंगे। दृष्टि आप अपने सवाल का जवाब दीजिएगा, इससे पहले ये कुछ तस्वीर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। ये देखिए, ये वही रमेश विश्वास हैं जो बचे हैं इस हादसे में। पीएम मोदी इनसे मिले हैं और कहा जा रहा है कि इन्हें बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई, क्योंकि उन्होंने समय रहते ही अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। बताया ऐसा ही जा रहा है कि इमरजेंसी गेट से ये बाहर निकल गए, कूद गए, जिससे कि इनकी जान बच गई। और पीएम मोदी अब घायलों से मिल तो रहे हैं और इनके साथ साथ उस व्यक्ति से भी मुलाकात की जो एकमात्र व्यक्ति था इस हादसे में जिसकी जान बची है। पूछताछ उनसे कर रहे हैं कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। तो ये देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पीएम मोदी लगातार मुआयना तो कर रहे थे घटनास्थल का, इसके बाद वो घायलों से भी यहाँ पर मिले हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। कुछ लोग जो कि यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद थे उस वक्त हादसे का शिकार हुए हैं, कई घायल हुए हैं, कई लोगों की जान चली गई है, उन्हीं लोगों से प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं। और वो एकमात्र व्यक्ति जो कि इस हादसे में बचा है, जिसकी जान बची है, उससे भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है, पूछा है कि आखिर उनकी तबीयत कैसी है, क्या हुआ था उस वक्त, क्योंकि इस हादसे में उन्होंने अपने भाई को भी गंवा दिया। ये तस्वीरें देखिए उन्हीं शख्स की हैं, रमेश विश्वास हैं ये, जिन्होंने अपने भाई को इस हादसे में गंवा दिया है, लेकिन खुद समय रहते निकल गए। उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर उनकी जान बची कैसे है, क्योंकि इनका दावा है कि ये इमरजेंसी गेट से एग्जिट हो गए, कूद पड़े, और कूदने के बाद ये जब इनकी आंखें खुलती है तो इन्हें दिखता है कि चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। और ऐसे में इन्हें खुद ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये बचे, किस तरह से इनकी जान बच पाई है, क्योंकि इस हादसे में अगर देखा जाए तो सभी लोगों की जान जा चुकी है। और दृष्टि, ये देखिए, वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल अब विमान को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर जो प्रक्रिया का पालन होता है कि किसी भी विमान को टेक ऑफ करने के लिए जिन बातों को देखा जाता है और ये फिटनेस तय की जाती है कि विमान पूरी तरह से फिट है कि अब आप इसे उड़ा सकते हैं, क्या उनमें कहीं कमी थी और किस तरह की खामियां हो सकती हैं, ये अब सवालों के घेरे में। लेकिन यहाँ पर देखिए 241 जाने जो इस प्लेन में सवार थी वो जा चुकी हैं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जो रमेश विश्वास से मिले हैं, जो कि अकेले एक बंदे रह गए हैं, जो जिंदा बचे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। शायद उनको कुछ पता हो कि कैसे क्या हुआ था, क्योंकि प्लेन के अंदर बस वही जिंदा हैं जो मौजूद थे कि उस समय किस तरह का भयावह मंजर उन्होंने देखा। लेकिन उनका ये कहना था कि जब वो उस समय बेहोश हो गए थे, जब उनकी आंख खुली तो चारों तरफ लाशें थी। जैसा आपने बताया अभी
कि ब्लैक बॉक्स से भी कई जानकारियां मिल सकती हैं कि कोई रिकॉर्डिंग से बात पता चले। फिलहाल उच्च स्तरीय कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है। प्रधानमंत्री को पूरी ब्रीफिंग दी जा रही है कि किस किस तरीके से क्या हुआ। अब इस समय उनके साथ कई अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं, गृह राज्य मंत्री मौजूद हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और इसके साथ ही कई जांच एजेंसियां हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन जांच एजेंसियां, इंडियन जांच एजेंसियां हैं, वो सब जांच कर रही हैं, सैंपलिंग की जा रही है। तो इस समय मेन ये भी है कि बोइंग और ड्रीम लाइनर जैसे विमान जो कि बहुत ही सेफ और अच्छे आरामदायक माने जाते थे, क्योंकि देखिए गीतू, पहले 767 विमान चलते थे जो इतने आरामदायक नहीं थे, लेकिन टेक्नोलॉजी अच्छी थी। उसके बाद जो नए एक ड्रीम लाइनर बोइंग के आए, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी थी, आरामदायक थे, 4 कॉकपिट थी, बहुत अच्छा था। तो उनको सबसे पहले जापान की नेपल कंपनी ने खरीदा, 50 विमान खरीदे। उसके बाद फिर इंडिया ने 8 इकाइयाँ खरीदी ड्रीम लाइनर की, यही सोच के, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेन होगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन धीरे धीरे इनकी जो लिथियम बैटरी थी उसमें प्रॉब्लम आने लगी, आग लगने लगी इन विमानों में। इसलिए 2013 में इसको 14 दिसंबर 2013 में इसको रोक दिया गया, वैश्विक स्तर पे रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर इनको यूज़ किया जाने लगा, शायद उनकी कमियों में कुछ चेंजेस किए गए हों। उसके बाद 2024 में भी इस तरह की घटना सामने आई थी कि इसमें आग लगने लगी थी इस विमान में। लेकिन इस बार जो ये हादसा हुआ है, इसमें बोइंग और ड्रीम लाइनर के ऊपर बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया, क्योंकि ड्रीम लाइनर इस तरह का नहीं था कि जिसको बहुत जल्दी आग पकड़ ले या फिर इस तरह का उसमें कोई कमी आ जाए। लेकिन जिस तरीके से ये फ्लाइट जो दिल्ली से अहमदाबाद पहुंची थी तब तक बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तब भी उसमें कई तरह की टेक्निकल खामियां हल्के स्तर पर देखी जा रही थी, जिसकी शिकायत कुछ यात्रियों ने की है। लेकिन उसके बाद अहमदाबाद के बाद जब इसमें फ्यूलिंग की गई और उसको रोका भी नहीं गया कि इसकी चेकिंग की जाए, इसे फ्यूलिंग करके इसको उड़ा दिया गया 9 घंटे की दूरी पर, जहाँ पर लंदन लोगों को पहुँचना था। तकरीबन जो ड्रीम लाइनर होते हैं 14 से 16 घंटे की दूरी आसानी से पूरी फ्यूलिंग के संग तय कर लेते हैं। लेकिन जो तकनीकी खामियां इसमें आ रही थी, जो कि यात्रियों ने पहले भी बताया था, उसको जांच की जानी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही का भी मामला सामने आ रहा है कि अगर तकनीकी प्रॉब्लम थी तो रोक करके उसको चेक किया जाना चाहिए था। हालांकि ब्लैक बॉक्स से कई चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन फिलहाल अभी जो जांच एजेंसी जो इसको पूरा ब्रीफिंग कर रही है, जो जांच कर रही है, प्रधानमंत्री को बता रही है कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो एक मेन देखने वाली चीज़ें हैं कि क्या होगा। लेकिन हाँ, ये बात कि पायलट के हाथ से वो चीज़ निकल चुकी थी, इसलिए उसने मेडे को कॉल किया था। अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसको उस समय सॉल्व क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं उतारा गया, ये चीज़ें हैं। और साथ ही ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे ही विमान उड़ रहा था तो वो पूरा थ्रिफ्ट नहीं ले पा रहा था। इसका मतलब उसके 2 इंजन जो थे उसमें से कोई एक इंजन ने काम करना बंद किया या दोनों इंजन ने काम करना बंद किया। ये सारी कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि जांच एजेंसियों के बाद पता चल पाएंगी। जी बिल्कुल, और दृष्टि आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ रमनीश जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता है। रमनीश जी, देखिए जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ है और ऐसे में अब जांच इसमें मुख्य तौर पर काम करेगी कि आखिर कैसे ये हादसा हुआ, कहां पर खामी रही। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है, बोइंग कंपनी को लेकर जिस तरह से कहा जाता है एक बड़ी विमान कंपनी है, लेकिन ड्रीमलाइनर के साथ तो अभी तक खैर कोई हादसा नहीं हुआ था, लेकिन उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो कई विमानों के साथ बहुत क्रैशेस हो चुके हैं और ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या जब ड्रीमलाइनर को खरीदा जा रहा था उस वक्त ये देखा नहीं गया, या फिर अब कोई दिक्कत ड्रीमलाइनर में आ रही है और उन्हें सही नहीं किया गया था? लोग जो इस हृदय विदारक घटना जो हुई है कल की घटना में, उसको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपके माध्यम से। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी एयर इंडिया फ्लाइट में जो भी 260 लोगों की मौत हुई और जो लोग घायल हुए, उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी खुद और अमित शाह जी और वो तमाम लोग जो खास करके डीजीसीए की बात करें, चाहे एयर इंडिया की बात करें, वो सारे के सारे लोग इस जांच में लगे हुए हैं कि और जांच त्वरित जांच होगी इसके पीछे। और जो भी मुझे लगता है, यदि आप देखेंगे कि किसी तरह दूसरा भी एंगल यदि इसमें लगता है कि यदि कोई मान लिया जाए कोई आतंकी गतिविधि भी इसके पीछे है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, अचानक लंदन की ओर जा रही थी अहमदाबाद से और ये अचानक ये जो घटना हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये विमान हादसा कोई सामान्य दुर्घटना नहीं है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसमें कोई साजिश या खालिस्तानी साजिश भी हो सकती है, उसकी भी जांच होगी और जांच के बाद पता चल जाएगा कि यदि कोई और ताकतें यदि इसके पीछे है और तो मुझे लगता है कि ये हमारे हवाई क्षेत्र को निशाना यदि कोई बना रहा है। और ये सिर्फ विमान, मुझे लगता है कि विमान ही नहीं गिरा,
और ये भारत की अखंडता पर बहुत बड़ा हमला है और हम चुप नहीं बैठेंगे इसके लिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी का न्यू इंडिया है और न्यू इंडिया से डरकर देश विरोधी ताकतें अब मुझे लगता है आतंक के नए रूप में अपना जो रही है। खालिस्तानी सोच की यदि हम बात करें तो हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, आप देखेंगे। और मुझे लगता है कि हमारे जवानों की जो मुझे लगता है कि जितने सारे लोग इसमें जो यात्री कर रहे थे यात्रा, उनका यदि किसी भी तरह के आतंकी गतिविधि यदि है इसके पीछे, तो बहुत जांच होकर के उसके साथ बदला लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप देखिए, उन तमाम लोगों को कितने सारे सपने बुन करके लोग आए थे। आप इसमें मेडिकल डॉक्टर की जो तैयारी कर रहे थे, वो कॉलेज के ऊपर जो गिरा ये एयर इंडिया, तो आप देखें उन सपनों को जो चकनाचूर हुआ है, उसके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यदि कोई खामियां हैं, इन खामियों को दूर किया जाए और ये खामियां जो हैं कभी दूसरे मतलब आगे फ्यूचर में, भविष्य में ना हो। क्योंकि आप देखिए कि जो जाने गई हैं, ये जाने जो है, हम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। हम लोग अपनी भावनाएं व्यक्त तो कर सकते हैं, लेकिन उन परिवारों का क्या होगा कि वो परिवार जो अपने बेटे के लिए जो अपने भविष्य को देख रहा था, जो पत्नी अपने पति के जो खो दिया, जो अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी, इसमें बहुत सारे लोग की मौत हुई है। तो ये सारी चीजें जो हुई है वाकई में हृदय विदारक है। और हम लोग जब सोचते हैं तो एक कराह सी निकलती है हमारे अंदर से, और उसको हम व्यक्त, भावनाएं जो है टीवी के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। जो चीजें जिसके साथ हुआ है, ये वाकई में इतनी हृदय विदारक घटना है, इतनी ज्यादा हृदय विदारक घटना है। काश जो कमी थी वो ना होती, काश किसी तरह का, जो यहाँ पर बताया जा रहा था कि दिक्कतें चल रही थी, एसी नहीं चल रहा था, तो उसी वक्त विमान को रोक दिया जाता। मतलब कि ये सभी चीजें हैं वो बाद में हमें समझ में आती है कि अगर हम ये प्रिकॉशंस लेते तो ज्यादा बेहतर होता। सर आप हमारे साथ बने रहिएगा, संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, और समय रहते ही अगर इन छोटी छोटी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें उस वक्त रेक्टिफाई करने पर ध्यान दिया जाए, बशर्ते ये सोचकर कि यात्रियों का समय बर्बाद होगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है टाइम पे अगर फ्लाइट्स नहीं होती है, चेकिंग में देर होती है, तो यात्री खुद परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जिम्मेदारी अब सभी की बनती है, और खासतौर से जो एयर इंडिया की अथॉरिटीज़ हैं उनकी ज़्यादा बनती है कि कम से कम उन्हें फ्लाइट्स को जब तक ओके रिपोर्ट ना मिल जाए आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रही होगी, हालांकि ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा, लेकिन छोटी भी अगर कमी है, 1% भी कमी है, तो फ्लाइट्स को आगे नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। तो इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय एविएशन बाजार जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और इसके बढ़ने के साथ ही जो है, जो कहते हैं पायलट्स पे या एयरपोर्ट्स पे, दोनों पे ही दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी जहाज आ रहे हैं वो एक तरह से लीज पे आते हैं, और लीज पे आने के साथ जो कंपनियां हैं, जो एयरलाइन कंपनियां हैं, उनके ऊपर दबाव है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा किसी तरह से गेन किया जाए, खास करके ऐसे समय में जबकि छुट्टियों का समय होता है और मार्केट होता है, समय होता है कमाने का। तो पायलट के ऊपर प्रेशर होता है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यात्रियों का भी दबाव बनता है एयरलाइन एजेंसीज पे जब फ्लाइट डिलेज होती हैं, जबकि फ्लाइट एक ऐसी चीज है जिसमें हम सभी यात्रियों को समझना चाहिए कि हम एक ऐसा रिस्क ले रहे हैं जिसमें एयर में कोई रेस्क्यू आपका नहीं होने वाला है। तो अगर एयरलाइन आपकी फ्लाइट को डिले भी कर रही है, जो भी रीजन रहा हो सकता है वो आपसे शेयर करें ना करें, लेकिन अगर फ्लाइट डिले हो रही है तो इसके लिए एयरपोर्ट पे अननेसेसरी डिले प्रेशर बनाने की बजाय जो है उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप जानते हैं कि आज ना पायलट बचा है, ना ही यात्री बचे हैं, ना क्रू के मेंबर बचे हुए हैं। तो जब कोई भी बात ऐसी होती है, आपका एयरलाइन स्टाफ आपसे कहता है कि भाई फ्लाइट थोड़ी डिले हो रही है, तो हमें उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए। दूसरी बात जो मैं सबसे बड़ी बात कहूं,
भारत सरकार को, एविएशन मिनिस्ट्री को कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए जिसमें कि पायलट्स को पूरी तरह से आराम करने का मौका मिले, क्रू मेंबर्स को पूरी तरह से आराम करने का मौका मिले। और इन सब चीजों का ध्यान तो रखा ही जाना चाहिए, ना कि इस तरह से जो गला काट प्रतियोगिता हो रही है एक तरह से कहें एयरलाइन कंपनियों के बीच की, जल्दी से जल्दी हम जितना मुनाफा कमा सके मार्केट से। तो इसको प्रॉफिट ओरिएंटेड ना सोच करके सेफ्टी ओरिएंटेड चीजों पे जो है सरकार का ध्यान फोकस होना चाहिए। अभी क्योंकि ब्लैक बॉक्स रिकवर की जो डेटा है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है, तो हमें थोड़ा इस पर कमेंट करने से बचना चाहिए। दूसरी बात, थोड़ा सा मुझे साजिश का एक पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पे देखिए दो चीजें जुड़ रही हैं। एक, अहमदाबाद जो प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है। दूसरा चीज, यह जो जहाज है वह एयर इंडिया के बारे में जुड़ा हुआ है। एयर इंडिया टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप का इतिहास रहा है भारत और भारतीयता से जुड़े रहने का। तो 1%, मतलब मैं 99% इस थियरी को तो डिनाई कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, लेकिन 1% देयर मे बी अ कॉन्स्पिरेसी, देयर मे बी अ क्रिमिनल एंगल, लेकिन वह सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी जब डेटा रिकवर होगा। सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों के बीच एक व्यक्ति विश्वास कुमार जीवित मिल गए हैं, और मुझे लगता है कि भारत सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह कसाब के रिकवर हुआ था हम लोगों को मुंबई हमले के मामले में, और उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई थी। तो इस हादसे के बारे में जो लास्ट 55 सेकंड 60 सेकंड में घटनाएं हुई हैं उसके बारे में क्रूशियल एविडेंस विश्वास कुमार दे सकते हैं, तो उनकी सुरक्षा तुरंत सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्योंकि जिस किसी ने भी अगर क्रिमिनल एंगल में हम देखें, अगर इस कांड को किया है, इस घटना को किया है, तो उसका पहला टारगेट विश्वास कुमार ही होंगे। वह विश्वास कुमार जो कि भगवान की दया से बच गए हैं हम लोगों के बीच जो है। जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से विश्वास कुमार ये भी बता रहे हैं कि रमेश विश्वास इनका नाम है, वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने एग्जिट कर दिया था। वो जिस गेट पर बैठे हुए थे वहाँ से इमरजेंसी एग्जिट था और उन्होंने छलांग लगा दी, और ये किस्मत से ही इनका बचना आप मानिए, जिस तरह से वो बता रहे हैं। और उसके बाद वो बेहोश हो गए, उन्हें नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आए, लेकिन जब वो उनकी आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ लाशें हैं। तो यहाँ पर वो अपनी बात को इस तरह से रखते हैं, हालांकि उनके भाई थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने खो दिया है, वो इस हादसे में मारे गए हैं। लेकिन यहाँ पर अवनीश जी, बहुत बड़ी बात ये भी समझने वाली है कि आखिर क्या जिस तरह का प्रेशर यहाँ पर कर्मचारियों के ऊपर देखा जाता है, पायलट्स के ऊपर देखा जाता है, क्रू मेंबर्स हमेशा किसी प्रेशर में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, और ये भी एक वजह रहती है जिसके चलते जो संतुलन है किसी भी व्यक्ति का, मानसिक संतुलन, वो सही नहीं रहता, और झल्लाहट में भी लोग काम करते हैं और इसका भी असर उस काम पर पड़ता है जो वो कर रहे होते हैं। लगता है मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि मानसिक संतुलन कभी भी कोई भी ऑपरेट यदि कर रहा है, और खास करके मैं क्रू मेंबर की बात करूँ चाहे पायलट की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा शारीरिक संतुलन के साथ साथ मानसिक संतुलन, उनकी भावनाएं जितना ज़्यादा नियंत्रित रहेगी। लेकिन भावनाओं का नियंत्रण तभी संभव हो पाता है जब आप सारी सुख सुविधाओं से लैस होता है, और व्यक्ति जब फुल फ्री रहता है, अपने पारिवारिक सौहार्द भी जब उनका बना रहता है, वो सारा असर आपके मन के ऊपर पड़ता है। और मानसिक संतुलन जितना ज़्यादा प्रगाढ़ रहेगा, जितना ज़्यादा संतुलित रहेगा वातावरण में वो रहेंगे। लेकिन उसको भी तैयार करने के लिए मुझे लगता है डीजीसीए को भी सोचने की जरूरत है, चाहे एयर इंडिया की बात करें चाहे इंडिगो, कोई भी फ्लाइट। क्योंकि रमनीश जी, यहाँ पर एक बात देखी गई है, जो पायलट्स हैं उन्हें काफी लंबा एक्सपीरियंस है, उन्हें तजुर्बा है अच्छा खासा कई घंटों के विमान उड़ाने का, और ऐसे में कहा यह जाता है कि अगर पायलट की सूझबूझ हो तो बड़े से बड़े विमान हाथ से टल जाते हैं, क्योंकि ये क्विक ऑफ द मोमेंट होता है कि आपको किस तरह से फैसला लेना है। चंद सेकंड में आपको ये तय करना होता है कि हमें अब अगला कदम क्या उठाना है। लेकिन अगर वही दिमाग मानसिक तौर पर प्रेशराइज रहेगा तो शायद वो निर्णय क्षमता, उस पर बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, हाँ, यही अब ये बात सोचने की जरूरत है कि आप देखिए कि इतनी सूझबूझ वाला पायलट भी यदि किसी भी तरह का दिग्भ्रमित हुआ है और मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा है, क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? जांच का विषय है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का अब वो समय है कि आप कोई भी यदि किसी भी तरह का कोई साजिश की बू आ रही है, मुझे लगता है कि इसको आप बहुत जल्द आप देखेंगे ये सामने ये सारी चीजें आ भी जाएगी। और कहीं से कुछ सुनने को आया है कि खालिस्तानी आतंकी
जो है इसमें साजिश उनकी भी हो सकती है, यदि होती है, क्योंकि आप देखें कि आप वही विमान को आप ऑपरेट जो करें, जो पायलट, और उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अचानक ये घटनाएं हो जाती है और 260 मौतें हम सामने देख रहे हैं। हमारे देश के कितने नौनिहाल जो हैं वो डॉक्टर हैं भी इसमें शामिल हैं, वो उनकी भी मौत हो जाती है। तो ये सारी चीजें, ये क्या इसमें साजिश हो सकती है? यदि है ऐसा तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ये सामने आएगा। हम लोगों के सामने आना भी चाहिए, देश के सामने आना भी चाहिए कि आखिर ये क्या ऐसी वजह हो गई कि अचानक इतने सारे लोग जो हैं वो काल के गाल समा गए। लेकिन जी। उन्हीं में से आप देखिए, वाकई में जाके राखो साइयां मार सके ना कोई, उसी में से आप देखिए कि कुमार रमेश हमारे बीच में एक जो यात्री हैं वो बच जाते हैं। और ये बात सच है कि हमें, मुझे लगता है ऐसे विमान, इस तरह की यदि कोई भी अचानक घटनाएं हो जाती है या आगजनी की घटना जी। हो जाती है हाँ। या लीकेज, कहीं से गैस लीकेज हो जाता है, या बिल्कुल आप देखिए अमनीश कि जी, और अब फ्लाइट ऐसे जो में है, जांच का विषय है फ्लाइट कि में आखिर आप कैसे ये बहुत देर हादसा तक जो हुआ है, है, और इसी को समझने की हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए। हमारे साथ जेपी सिंह जी जुड़ गए हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। जेपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और आपसे सर हम समझना चाहेंगे कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में टेक ऑफ करते हुए अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं जो प्लेन क्रैश है वो कम से कम इस मोमेंट पर नहीं होते। बेहतर आप बता सकते हैं कि क्या ऐसा भी संभव है कि टेक ऑफ करते हुए ही क्रैश हो जाए? क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें बड़ा कुछ हो सकता है, पर मैंने कल भी कहा है कि एक इंजन फेल नहीं हुआ है, इसके दोनों इंजन फेल हुए हैं। और अभी मेरे को पता नहीं कि कितनी डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी है, पर फेसबुक पे ये कॉल पूरी आई है, मेडे, लॉस ऑफ थ्रस्ट, अनलेबल टू लिफ्ट। ये पायलट की लास्ट ट्रांसमिशन है, और उसमें मेडे कॉल दिए क्योंकि उसने रिकग्नाइज किया इमरजेंसी को। अनेबल टू लिफ्ट मींस थ्रस्ट चली गई है दोनों इंजन्स पे। जी। और इसका दूसरा प्रूफ जो मेरे दिमाग में आता है, पहली चीज जो पायलट करते हैं, एज यू रोटेट, पॉजिटिव क्लाइम, गियर अप मींस अंडर कैरेज ऊपर कर देते हो आप। इसकी एयरक्राफ्ट की अंडर कैरेज नीचे है क्रैश के टाइम पे जब ये जा रहा है। और दूसरी चीज है कि अगर दोनों इंजन फेल होते हैं, उसी केस में ही इसकी एक रैम एयर टरबाइन होती है एयरक्राफ्ट में, जो इमरजेंसी के लिए होती है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली लोअर हो जाती है। और इसकी रैम एयर टरबाइन लोअर्ड है जब ये क्रैश के लिए जा रहा है एयरक्राफ्ट। तो सर तो ये कैसे इस- समझे कि इमरजेंसी में जैसे आप कह रहे लोअर टरबाइन है, जो भी स्थिति आप बता रहे हैं, अगर वो स्थिति बनी है तो फिर प्लेन रुका क्यों नहीं सर? नहीं, रुका नहीं, क्योंकि रोटेशन ऑलरेडी हो गई है। उसके बाद, रोटेशन के बाद अगर तो इंजन फेल दोनों हो जाते टेक ऑफ रोल पे ही, तो पायलट ने अबॉर्ट कर देना था, रिजेक्ट कर देना था टेक ऑफ। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी जी, थी। यानी आप कह पर रहे हैं आफ्टर ही स्टार्टेड जी। द रोटेशन, हाँ, उसके हाँ। बाद देयर इज नो चॉइस। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं सर इस हादसे को बचाया जा सकता था अगर पायलट वहां पर एक क्विक डिसीजन ले लेते तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फेलियर अगर दोनों इंजन का हुआ है, वो आफ्टर गेटिंग एयरबॉर्न हुआ है। एज पर ये जो लोग करते रहते हैं कैलकुलेशन डेटा साइट्स पे, जी। उस पे वो 71 फीट की हाइट पे, करीबन 100 फुट की हाइट पे उसका इंजन फेल हुआ है। और उसके बाद वो मोमेंटम पे गया, क्योंकि पायलट ने कॉल दी है अनएबल टू लिफ्ट, विच मींस नो थ्रस्ट अनएबल टू लिफ्ट, मेडे नो थ्रस्ट अनएबल टू लिफ्ट। ये कॉल मतलब सोशल मीडिया में चल रही है कि उसने ये कॉल दी है पायलट। जी जी। ये रिकॉर्डिंग एटीसी के पास होगी, क्योंकि सारा सील हो जाता है सामान जो एक्सीडेंट होता है। ये एटीसी में भी होगी और ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी होगी कॉल। अब जब ये पता चलता है तो इसका मतलब दोनों इंजन फेल है। दोनों इंजन सिर्फ एक कंडीशन में फेल हो सकते हैं, जिसमें फ्यूल कंटामिनेशन होती है। जी। फ्यूल कंटामिनेशन के लिए बड़े दुनिया में काफी इंजन फेल हो चुके हैं, पर वो कंटामिनेशन हुई थी जैसे पानी घुस गया था पेट्रोल के अंदर। अगर जी। पानी होता है, उसका टेस्ट होता है, जो फ्यूल आता है, बाउजर आता है रिफिल करने के लिए एयरक्राफ्ट को, उस टाइम पे इसका वाटर टेस्ट भी होता है, केमिकल टेस्ट भी होता है, जिससे कोई इम्प्योरिटीज हो पता चल जाता है। ओनली देन द इंजीनियर एंड द पायलट गिव द अप्रूवल फॉर लोडिंग द एयरक्राफ्ट फ्यूल। 1 लाख किलो फ्यूल, मतलब 100 टन फ्यूल अगर लोड होना है, इसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत हैं, चाहे डिलिबरेट हो या इफ इट इज बाउजर का स्टैंडर्ड भी। कई बार बाउजर क्लीनिंग के लिए जाते हैं, इनके ऊपर रीसर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं ये क्लीन करने के लिए।
तो अगर उसका कोई पार्ट रह जाए, ये हो चुका है पहले कि कोई रिसर्फेक्टेंट रह जाए तो इट कैन कॉज कंटेमिनेशन, जी। उसी केस में ये दोनों इंजन फेल होते हैं। ठीक है, यानी लापरवाही यहाँ पर दिख रही है। वंदना सिंह ये जी भी हमारे लापरवाही साथ कह जुड़ लो गई या हैं। जी सर, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। वंदना सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एविएशन एक्सपर्ट है। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी मैम समझने की कोशिश करेंगे, ये जो पूरा हादसा हुआ है, क्या 2 इंजन फेल होने के चलते यह हादसा हुआ? क्या इसे किसी भी मोमेंट पे रोका जा सकता था? और एक सवाल ये भी कि क्या ये जानकारी जब विमान की चेकिंग होती है उड़ान भरने से पहले, उस वक्त डिटेक्ट नहीं हुई होगी? फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश में आपसे बातचीत करूँ। जी। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसके बारे में कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं जब से ये हुआ है। और मैं थ्रू आउट ये मेंटेन कर रही हूँ दैट इट इज़ अ फुल फेडेक फेलियर, विच मीन्स इट इज़ अ फुल सिस्टम electrical digital failure that has happened, and yes, the engines have both been affected. अब आप बताइए, जब 70 to 80% टेक ऑफ स्पीड पे एयरक्राफ्ट है, उस समय भी actually the pilots are experts here. There's a flying pilot and there is a monitoring pilot. Everything is following the procedure. But उस टाइम पे when they take off, उस समय अगर कुछ गड़बड़ होता तो they would have got immediate warnings. This is the Dreamliner 787 series, very robust, very healthy aircraft with no crash record so far. तो इनको एकदम इस पे वार्निंग आती है, इसके बैकअप्स होते हैं और एकदम एक्शन लिया जा सकता है। We cannot blame the pilot at all in this case. पायलट को हम बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते, पर इसमें जो लग रहा है बहुत बड़ा फेडेक which is the full authority digital engine control failure पूरा हुआ है इसके अंदर. That is why the thrust never happened. That's why the lift never happened. That's why the tail looked so heavy if you look at one of the videos. And you're also hearing from one of the survivors कि there was a total blast in 30 seconds कि कुछ पता ही नहीं चला हुआ क्या, and the aircraft came rolling down as a ball of fire. Of course, वो passenger 11 Alpha पे था, near an emergency exit, miraculously survived. But please see the situation. It was a fully loaded, full fuel aircraft, and aircraft fuel can be very, very combustible, Right. even more combustible than kerosene. And that's why we have charred bodies everywhere. इसमें pilot की कोई गलती नहीं लग रही. Pilot was an experienced pilot, and so was the co-pilot. इसमें मुझे पूरा electrical systems FedEx failure is very clear. जी मैम, ये बताइए क्या ये जो सिचुएशन थी वो पहले डिटेक्ट नहीं होगी? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंजन फेलियर हो गया है, तो क्या कोई सिचुएशन ऐसी नहीं रही होगी जब इस विमान को चेक किया गया होगा कि वो डिटेक्ट हो जाए? और यहाँ पर जिस तरह से कंटामिनेशन की बात भी कही जा रही है कि या तो तेल में कोई मिलावट होगी, जो फ्यूल था उसके अंदर कहीं ना कहीं कंटामिनेशन रही होगी, जिसके चलते ये दिक्कत आ सकती है कि इंजन फेल हो गए हैं। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली पूरे चेक्स होने चाहिए थे. ये मैं क्वेश्चन करती हूँ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ ह्यूमन बीइंग. मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि क्या सारे मैंडेटरी चेक्स हुए थे? आई एक्सपेक्ट द मैंडेटरी चेक्स शुड हैव बीन डन. बट डोंट फॉरगेट, जो इनकमिंग एयरक्राफ्ट था, यही वाला जहाज जो दिल्ली से अहमदाबाद आया था, उसमें से भी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी कि इसमें एयर कंडीशनिंग नहीं चल रही है, इसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा है. खैर, ये बहुत शॉर्ट फ्लाइट है, बहुत छोटी सी फ्लाइट है, तो नोबडी इवन बॉदर्ड. बट जब जहाज अहमदाबाद लैंड करा है एंड ये अहमदाबाद से गैटविक के लिए निकला है, तो क्वेश्चन इज कि ये सारे मैंडेटरी चेक्स, इंजीनियरिंग चेक्स, मेंटेनेंस चेक्स, ये सारे हुए थे कि नहीं हुए थे? Was the load sheet signed off? Was the trim balance checked? Was everything done as per sequence and then signed off? उसके बाद जहाज was allowed to take off. Right. ये मेरे अंदर भी questions हैं, and this of course will be revealed. ज़्यादा मैं देख रही हूँ, we have a duopoly of course in India. We have Air India and we have a Indigo.
एंड इंडिगो की तो खैर हर फ्लाइट में वी हियर दैट आपको टाइम पे लेके जा रहे हैं और समय से पहले उतार रहे हैं। एंड हम ये भी देखते हैं दैट पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं एक तरफ से और एक तरफ से पैसेंजर्स डिसएम्बार्क कर रहे हैं। कभी कभी तो आपने बोर्ड करना शुरू करा होता और वहां पे क्लीनिंग भी नहीं हुई होती है। सो दीज आर क्वेश्चंस जो दिमाग में, हर इंसान के दिमाग में आएंगे, जो ये सोचेगा कि कुड दिस ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी कि नहीं। और मेरे हिसाब से ये सारे चेक्स अगर ऑर्डर में थे तो फिर क्यों ये इक्विपमेंट को चेक नहीं किया गया? दिस वाज अ 11-year-old एयरक्राफ्ट। इसका ए चेक हुआ था, इसका सी चेक हुआ था, इसका डी चेक हुआ था। दीज आर वेरियस चेक्स in our language, and a check happens after 300 to 600 hours of flying of the aircraft, where a mandatory proper check of the aircraft is done. क्या ये हुआ था? Now these are things that DGCA is going to question Air India. Air India has to come out with a full health report, audit report कि हुआ क्या है, ये सब हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है then it's very very unfortunate. But ये क्वेश्चन सही है। Over to you मैम। जी जेपी सिंह जी, वाकई बहुत बड़ा सवाल है। अगर सारे चेक्स होते तो जाहिर सी बात है ये हादसा होता ही नहीं, और यहाँ पर जो कमी है, जो लापरवाही है, उस लेवल पर हो सकती है कि इन चेक्स को अवॉइड किया गया और फ्लाइट को टेक ऑफ किया गया। ध्यान में तो कोई चेक्स, जैसे हम कह रहे हैं कि पायलट की गलती नहीं है, वैसे इंजीनियर्स पे कैसे ब्लेम कर सकते हैं? चेक्स आर ऑथराइज होते हैं, उसके बिना टेक लॉग के और लोड एंड ट्रिम जैसे बोल रही हैं वंदना जी बोल रही हैं, इट हैज़ टू बी डन। अगर डिस्पैच हुआ है, नहीं तो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन सील हो जाते हैं। मैनिफेस्टो तक एवरीथिंग इज अवेलेबल एट दी एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर, एंड प्लस 1 कॉपी इज विद दी पायलट्स। और आजकल डिजिटल के समय में उसकी लोड शीट, उसका मैनिफेस्ट, एवरीथिंग इज डिजिटली अवेलेबल। कहां पर हो सकती है? आपको क्या लग रहा है सर, जब सारे चेक्स भी क्लियर हैं और उसके बाद यहाँ पर अचानक ये हादसा हो जाता है तो फिर देयर आर वेज टू बाईपास। आपको एक चीज मैं बेसिकली समझाता हूँ, इट मे साउंड वेरी दिसिंग, उसमें फिर एंगल आ जाता है सैबोटाज का, ये वो। अगर कंटेमिनेशन फ्यूल की होती है, आपको मैंने पहले भी बताया कि कई केस में वो किसी ने प्लान की थी, वो बाउजर ही क्लीन नहीं था, मतलब उसकी क्लीनिंग पहले दिन हुई थी। जब क्लीनिंग करते हैं बाउजर की अंदर से, इसमें रिसर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं, जैसे डिटर्जेंट यूज करते हैं साफ करने के लिए, एसिड तक यूज होती है। अगर कोई उसका पार्ट एसिड का रह जाए, लॉन्ग टर्म में वो कोरोजन कॉज कर सकता है। जैसे फ्यूल अंदर जाए और फ्यूल मिक्स होकर एयरक्राफ्ट में जाए, बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इमीडिएटली नहीं होता। शॉर्ट टर्म इफेक्ट के लिए रिसर्फेक्टेंट इज द केमिकल। कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। आपको कैसा लगा कि आपकी बेटी उस फ्लाइट में नहीं पहुंच पाई टाइम पे? जो हम तो पहले माता जी का शुक्रिया करते हैं कि तुम बच गई। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया। छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे उन दो प्लेन में? बेटी के साथ एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी। वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी। वो आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है, और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। देखिए ये वो परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया भी है और जो उस फ्लाइट में जाने से बच गए हैं, और तमाम रिएक्शंस हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। जेपी सर, आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, यहाँ पर लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर कंटामिनेशन की बात होती है, फ्यूल के अंदर अगर आप कह रहे हैं कि इस तरह से कंटामिनेट हो सकता है, तो क्या ये माना जाए ये किसी की साजिश हो सकती है? क्योंकि कम से कम उस चेक को भी तो फॉलो किया जाता होगा, क्योंकि ये तो पता ही है कि कंटामिनेशन का जो फ्यूल है वो गड़बड़ है। जब एयरक्राफ्ट रिफ्यूल होता है, पायलट और इंजीनियर उनको फ्यूल टेस्ट करके दिखाते हैं, जिसमें एक तो वाटर चेक होता है, उसके बाद केमिकल चेक डाल के करते हैं तो कि कंटेमिनेशन नहीं है। पर अगर कई बार वो कंटेमिनेशन नीचे सरफेस पे रह जाती है, इट मे नॉट कम अप इमीडिएटली, एंड ईच बाउजर इज कैरिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल। कई बार ये भी होता है कि एक बाउजर इज नॉट एनफ टू रिफिल द एरोप्लेन, दूसरा बाउजर बाद में आता है, सो उसका फिर दोबारा से टेस्ट होता है। सो टेस्ट वाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। if the the contaminants have left near the bottom, so when the next bowser comes, it is contaminated, it can contaminate the entire fuel.
तो सर क्या माना जाए फिर, अगर ये संभावनाएं हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि नहीं, नीचे possibilities है, पर जो ये दो engine fail कंटामिनेशन है होना- वो थोड़ी देर के बाद ऊपर आता है, तो सर इसको भी रेक्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन होगा और वो जरूर फॉलो किया जाना चाहिए अगर इतना बड़ा हादसा इस छोटी सी कमी से होता है तो। नहीं, ये छोटी कमी नहीं है, क्योंकि आप देखिए 2 इंजन फेल होना, इट्स अ फेलियर ऑफ द फेडेक्स सिस्टम। जैसे वंदना जी ने बताया है, फेडेक्स सिस्टम इज फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम। उससे इट इज द ब्रेन ऑफ द एयरक्राफ्ट, इज द ब्रेन ऑफ द फ्यूल सिस्टम और ब्रेन ऑफ द इंजन। जैसे सॉफ्टवेयर एफएमसी में जाती है, रूट प्लानिंग होती है, उसमें अलग कंप्यूटर काम करता है। फेडेक इज अ फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, जिसमें सारा का सारा फ्यूल सिस्टम इज डिपेंडेंट ऑन फेडेक। और फेडेक फेल होता है तो दोनों इंजन ओनली इन दैट केस कैन फेल, नहीं तो एक इंजन में प्रॉब्लम है, एक इंजन फेल हो जाए, एयरक्राफ्ट इज परफेक्टली और सर फ्लाइबल। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, फेडेक क्यों फेल हुआ? फेडेक इज फेल्ड बिकॉज कंटेमिनेशन, और मास्टर फेडेक इज फेल्ड मींस द फेडेक कंप्यूटर इटसेल्फ इज फेल्ड। पर उसके लिए बड़ी वार्निंग्स आती हैं, EIS पे लॉट ऑफ वार्निंग्स कम बिफोर अ फेलियर ऑफ दैट नेचर अकर्स। तो सर ये माना जाए अगर वार्निंग्स आई होंगी तो क्या उस वक्त पायलट के पास ये रास्ता था कि वो कोई फैसला ले पाते? वार्निंग नहीं आई होंगी आपको, शायद आपकी नॉलेज में ये है कि ये बोइंग सीरीज ऑफ एयरक्राफ्ट, वेदर इट्स 787, 777, एयरबस, इनका जो मैन्युफैक्चरर के पास ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, ही वुड हैव गॉट द डेटा बाय सैटेलाइट बिफोर यू गॉट द डेटा। आपने तो विजुअली देखा है जी। ये सैटेलाइट से बोइंग को, और जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन थे इस एयरक्राफ्ट में। 2 एयरक्राफ्ट इंजन आर देयर, आइदर रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक फॉर द 787। इंडियन एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन फिटेड है, तो जनरल इलेक्ट्रिक को वाया सैटेलाइट डेटा उसका इंजन का मिल गया है ऑलरेडी व्हेन ही वाज ऑन टेक ऑफ रोल। हर कुछ कई कंटिन्यूस करते हैं, कई 5 या 10 मिनट के गैप में करते हैं दैट ट्रांसमिशन डेटा। इवन द एयरक्राफ्ट इज इन द एयर, द डेटा इज गोइंग टू द मैन्युफैक्चरर ऑल द टाइम थ्रू आउट द फ्लाइट। जी सर क्या माने सर, क्या डाटा निकल सकता है, क्या संभावनाएं हैं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं नहीं, तो data कंटामिनेशन हो will- सकता है जिसके चलते दोनों इंजन्स फेल हुए हैं। फेडेक फेलियर का डेटा विल बी देयर विद द मैन्युफैक्चरर, इट विल बी देयर विद जनरल इलेक्ट्रिक ऑलरेडी। उसकी आपको अगर एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ है, जैसे 138 ही इज रोल्ड, 1338 ही इज रोल्ड एंड 13 समथिंग विद इन लेस देन 9 मिनट्स। एक्चुअली वो जो फ्लाइट ट्रैकर दिखा रहा है वो तो 1 मिनट 40 सेकेंड्स की फ्लाइट दिखा रहा है। जी That means 35 seconds for takeoff roll, 35 seconds after takeoff and 35 seconds for to land to crash. So 1 minute 40 seconds का इसका total profile है from the time the wheels have rolled. So उसके अंदर फेडेक फेल हुआ है या कंटेमिनेशन हुई है, जो भी हुआ है बेसिकली इट हैज़ टू लेड टू द फेलियर ऑफ द इंजन्स। और जो इसका रैम एयर टर्बाइन डिप्लॉय हुआ है फोटो में, और गियर इसकी नीचे है, इट गिव्स अ वेरी गुड इंडिकेशन कि गियर अगर ऊपर किया भी है इन्होंने तो गियर गया नहीं है ऊपर, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं था अगर दोनों इंजन फेल हो गए हैं उस टाइम। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, शेखर कुमार जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शेखर जी स्वागत है आपका। और कोशिश कर रहे हैं हम ये जानने और समझने की आखिर ये जो हादसा हुआ इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्या इस हादसे को बचाया जा सकता है। और लगातार जिस तरह से हमारी चर्चा चल रही है, हमारे साथ संदीप जी भी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई साजिश भी हो सकती है। इससे पहले भी हमारे साथ रमनीश जी जुड़े थे, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई कि 1% ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझकर यहाँ पर कोई साजिश की गई हो। और जिस तरह से लगातार हमें यहाँ पर जेपी सिंह सर भी बता रहे हैं कि हो सकता है जो फ्यूल टैंक था उसमें कंटामिनेशन थी और ये किया भी जा सकता है। कितनी संभावनाएं आपको लग रही है ऐसा हो सकता है? देखिए इसमें 2 चीजें हैं कि पहला तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि इसकी बैटरी को लेकर प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम पहले टोक्यो से बोस्टन की फ्लाइट में भी आई और उसके बाद एयर निपॉन की भी फ्लाइट में बैटरी वाली प्रॉब्लम आई थी, जिसके बाद ये ग्राउंडेड कर दिए गए थे। और ये पहली बार हुआ था बोइंग जैसी कंपनी या किसी भी बड़ी कंपनी को पहली बार विश्व में ऐसे बैन किया गया। हालांकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा बताया जा रहा है और अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई है जिसके बारे में हम इंगित कर पाए कि इस वजह से हुआ है। तो जब भी ऐसी कोई संभावना होती है तो उस टाइम पर किसी न किसी मैनिपुलेशन की संभावना ज्यादा होती है कि जब कोई डायरेक्ट उसमें उसका कारण नहीं पता लग रहा है कि कोई इंटरनल कारण था, तो मैनिपुलेशन की संभावना मुझे बिल्कुल लग रही है कि कुछ न कुछ ऐसे हादसे हो सकते हैं।
दूसरा, अभी जो हमारे देश के हालात, अभी पीछे हम लोग जिन चीजों से गुजरे हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि किसी आतंकवादी घटना का भी इसमें एंगल जांच का विषय बन सकता है, क्योंकि अभी इतनी अर्ली स्टेज पे हम किसी भी चीज को नकार नहीं सकते। अभी हमको या तो अब जब इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा कि प्लेन की कोई इंटरनल फॉल्ट थी, या कोई जो आप बता रहे कि कंटेमिनेटेड फ्यूल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ जानबूझ के मैनिपुलेशन ऐसा किया गया हो जिससे घटना घटे। जी। और ये देश के लिए मतलब इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा इतना बड़ा एयर क्रैश पहले कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये तो बहुत गंभीर जांच का विषय है, और इसमें मेरे हिसाब से सारे एंगल्स को हमको जांचना चाहिए। बिल्कुल, सभी एंगल्स पर गौर करना चाहिए। ऐसे में क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है बोइंग को लेकर वंदना जी कि हम भी खुद लगातार ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, तकरीबन 6000 क्रैशेस बोइंग कंपनी के विमानों में हुए हैं। यानी कुल मिलाकर ये माना जाए, हालांकि ड्रीमलाइनर के साथ ऐसा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन बोइंग को लेकर जो शिकायत थी, जो ट्रैक रिकॉर्ड है क्रैशेस का, वो बहुत ज़्यादा है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो आपको क्या लगता है, खामी क्या बोइंग कंपनी जो विमान बना रही है, या जो वहाँ पर उनको रेक्टिफाई करना चाहिए, जिन सुधारों को करना चाहिए, वो अभी तक इन विमानों में नहीं किए जा रहे हैं? ये कह रही हूँ कि यहाँ पे हमें ज़ीरो टॉलरेंस चाहिए, और मैं ये भी कह रही हूँ दैट टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग बाय द मिनट। सो हमें ये एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम बोइंग, फ्रॉम एयरबस, फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर्स दैट द इक्विपमेंट दैट वो हमें प्रोवाइड जो कर रहे हैं, टू वेरियस कंट्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज नॉट कैरिंग एनी एनोमली और अ चांस ऑफ अ मेल फंक्शन। अब जैसे आपने कहा है कि पहले ये एक्सीडेंट्स हुए हैं, and again you're talking Dreamliner, don't forget Qantas 72, I think it was 2008 or 2007, that went through FedEx failure. It had a FedEx failure where there was a complete systems shutdown. So मेरा कहने का मतलब है that they have to have their act up, अपना उनको सुधार हर तरीके से करना पड़ेगा, on the quality of engineers they have, on the people, on the technique itself that is being deployed in the manufacturing of aircrafts. एक तरफ ये बात आती है that this country has ordered so many equipments, so many Boeing, so many Airbuses. दूसरी तरफ ये बात आती है कि कोई जल्दबाजी ना हो, that this is done properly and delivery is maintained. कहीं ये ना हो कि डेट जो डिलीवरी की है उसको मानते हुए जल्दबाजी की जाए. I don't expect that from a company like Boeing. I don't expect that from a company like Airbus, and I hope and pray that ऐसा ना हो रहा हो. But chances सब चीज की हैं, and we want zero tolerance here. जी बिल्कुल। जेपी सिंह जी, सर आपसे भी हम ये समझना चाहेंगे फिलहाल अब क्या किया जाए, क्योंकि बोइंग को लेकर तो ये रिकॉर्ड सामने आ ही चुका है, लेकिन ड्रीमलाइनर के साथ अगर ऐसा होता है तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो विमान है भारत के पास वो ड्रीमलाइनर ही है। तो अब क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए एहतियात के तौर पर? नहीं, देखिए, पास्ट एक्सपीरियंस से लर्निंग सबसे बड़ी चीज़ है। हर एक्सीडेंट की जो ट्रेजेडी होती है हमें एक चीज़ सिखाती है कि वी मस्ट लर्न लेसन्स फ्रॉम देम एंड मॉडिफाई आवर प्रोसीजर्स। अगर किसी में कोई कमी है, किसी चीज़ में कोई फॉल्ट लगी है, कंटेमिनेशन की है या प्रोसीजर्स की है, तो हर चीज़ एक बारी ब्लैक बॉक्स आएगा, डेटा रिकॉर्डर निकलेगा, उससे एटलीस्ट ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि डिड ही लूज पावर, इफ ही लॉस देन व्हाई डिड ही लूज पावर, और उसमें प्रोसीजर्स क्या थे, इनकी स्पीड्स वगैरह कैलकुलेशन ठीक थी, सब ठीक था, फ्लैप सेटिंग ठीक थी, वो सारा बिल्कुल सीधा आ जाएगा। वॉइस रिकॉर्डर से इनकी एक्शन आ जाएगी। आपने कहा कि पैसेंजर, आई एम वेरी ग्लैड जो बेचारे एक पैसेंजर बच गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। एटलीस्ट ट्रेजेडी में एक तो चीज़ पॉजिटिव है कि चलो एक बंदा तो बच गया है, पर ही विल नॉट बी ऑफ एनी यूज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट कि यहाँ एक्सप्लोजन की आवाज़ आई, क्योंकि पैसेंजर पार्टिसिपेट नहीं होते, दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एंड इफ समबडी इज ट्रैवल, पायलट्स लोग हर रोज, मेरे पास 17,000 घंटे हैं फ्लाइंग के। अभी भी जब
ट्रैवल करते हो, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कॉकपिट. आई कैन यस मेक आउट कोई अनयूजुअल चीज हो रही है, पता चलता है, पर पैसेंजर्स आर नॉट वेरी गुड विटनेसेस इन टर्म्स ऑफ गिविंग. वो बता सकते हैं क्या हो गया, बिकॉज दे कैन टेल यू ओनली व्हेन द इवेंट हैज अकर्ड. जब हो गया है इवेंट. तो मेरा यही है कि जो भी अगर एक बारी इन्वेस्टिगेशन होती है, ओनली थिंग इन्वेस्टिगेशन शुड बी टाइम बाउंड. ये नहीं एक साल के बाद रिजल्ट है जैसे एयर फ्रांस का आया था, तब तक यू नो इफ यू वांट टू डू एनी रेमेडियल एक्शन आप नहीं कर सकते. अगर इसकी में कोई कमी निकलती है, एटलीस्ट एयरक्राफ्ट में फेडेक अगर फेलियर हुआ है किस लिए हुआ है, अगर कंटेमिनेशन के लिए हुआ है, तो वो जो बाउजर जिसने इसको रिफ्यूल किया है, जिन लोगों ने डील किया है इसके साथ, उसका बाउजर रिटेन करना चाहिए, उसके चेक करने चाहिए कि अभी इवन नाउ दे कैन डू अ चेक ऑन द फ्यूल कि ठीक है कि नहीं है, और उसको खाली करके बाउजर को इंस्पेक्ट करना चाहिए अंदर से कि जिस बाउजर ने इसको रिफ्यूल किया एयरक्राफ्ट ने, जिस इंजीनियर ने साइन ऑफ किया है, टेस्ट किए हैं, सारे टेस्ट किए होंगे तभी वो साइन करके आगे जाता है वाइजर्स. इट कैन नॉट बी रिलीज विदाउट दो सिग्नेचर्स. कई बार जल्दी में क्या करते हैं कि वो फ्यूल रिफ्यूलर पहले ही निकाल के फ्यूल रख लेता है, अगर उसके बाद किसी ने कंटेमिनेट कर दिया, यू वोंट सी, बिल्कुल ठीक निकलेगा, टेस्ट पास कर जाएगा सारे. जी, यानी कि एक संभावना सर ये भी है कि अगर कंटामिनेशन है और वो चेक हो चुका है तो बाद में संभावना है कि उसको कंटामिनेट किया गया होगा, अगर साजिश कोई इसमें है. हालांकि अभी पूरा जांच का विषय है किस तरह से साजिश का एंगल बन सकता है, वेदर दैट कंटामिनेशन वाज डेलिबरेट. पहले पता होना चाहिए कि फेलियर होना चाहिए, फेडेक का फेलियर कैसे हुआ है. बिल्कुल, और सभी पहलुओं पर सर जांच हो रही है क्योंकि हाई लेवल टीम का गठन किया जा चुका है. अब पता चलेगा, खुलासा होगा, ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है. धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए.